Okay, so I think we can now begin. जिसने भी ज्वाइन करना तो अब तक ज्वाइन कर ही लेता. It's already 5:37. So let's start with the basics of Prezi writing. अब Prezi की जब हम बात करते हैं तो there are a few essential parts of a Prezi. The first one is referred to as completeness of a message. अब what do we mean by completeness is कि जब भी हम Prezi करते हैं तो we should be able to extract the main idea out of the Prezi. कि अगर हम उसकी important information को miss out कर देंगे तो Prezi will never be complete. So it should be what? It should be a faithful representation of the author's ideas in your own brief and simple language. So what is more important here is that we should use our own language. हमारा expression अपना इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आपको initially थोड़ा सा मुश्किल लगे कि आप अपने लफ्जों में एक काम को बयान नहीं कर सकते तो फिर आप इनिशियली ओरिजिनल वर्ड्स बोरो कर सकते हैं इनिशियली 2-3 प्रैक्टिसेस में, लेकिन आपका इवेंचुअल गोल यही होगा दैट यू शुड बी एबल टू यूज योर ओन वोकैबुलरी एंड यू शुड बी एबल टू रिड्यूस द पैसेज टू इट्स एग्जैक्ट और एटलीस्ट समहाउ रेलेवेंट वर्ड लिमिट, जो भी कोई इसकी आपकी वर्ड लिमिट बनती है. सो मेन आइडिया to be conveyed putting aside unessential details. अब ये हमारे लॉजिक चलना शुरू हो गया कि हमने unessential details को जो है वो इग्नोर करते चले जाना है. अब आपको याद होगा कि हमने एक क्लॉज पढ़ा था रिलेटिव क्लॉज, who, which और that वाला. अब रिलेटिव क्लॉज का कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि ये नॉन एसेंशियल एट टाइम्स क्लॉज बनाता है. मसलन ये देखें, this book which is a present from my paternal aunt is very dear to me. एक सेकंड में इसको उठा के ऊपर ले आऊं. अब आप एक स्टेटमेंट देख रहे हो कि this is a statement that you can see on your screens. अब the idea is कि इसमें असल सेंटेंस है this book is very dear to me. अब ये वाला जो वर्ड है which is a present from my paternal aunt, this is what we might call it as an unessential detail. ये सिर्फ और सिर्फ इस किताब के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है कि जो किताब का जिक्र हो रहा है वो एक अदर तोहफा है. असल इंफॉर्मेशन है कि इट्स वेरी स्पेशल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो इधर से आपने जब भी अपना प्रेसी राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेजेस को पढ़ना है तो आपने एक काम ये करना है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अनएसेंशियल डिटेल्स. अब अनएसेंशियल डिटेल्स आपको कहाँ पे मिल सकती हैं? उनकी पहली तो चीज़ ये आ जाती है रिलेटिव क्लॉजेस, ऐसे सेंटेंसेस जो हु, विच और दैट से शुरू हो रहे हों. दे विल ऑफन गिव यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन which will not be important for the meaning full, let's say, estimation of a sentence. It would be something that would provide you extra information about the subject. पहली चीज आपने इसमें ये identify करनी. Number 2, phrases, भले वो prepositional हो या फिर किसी और तरह के हों, phrases भी जो होते हैं वो आमतौर पे हमें extra information provide करते हैं. So you should avoid including information or considering information that is in the form of a phrase. Number 3 thing that you should notice whenever you are reading a passage with regards to let's say writing a summary or a précis of it is okay, we have already seen कि we should so examples should be excluded. Examples को हम कभी भी अपनी summary में नहीं लेके आते. अब एग्जाम्पल्स का पॉइंट इस तरह है कि देखें, मैं कोई भी बात करूंगा उसको सपोर्ट करने के लिए आई विल हैव टू से समथिंग. अगर हमने जो कल एक पैसेज देखा था, इफ आई टेक यू बैक टू दैट पैसेज कि जिसमें हमने ये देखा था कि इट वाज अबाउट इंडियन रिस्पांस टू कोविड.
एक सेकंड ठहरे, मैं ना आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ. उसको शेयर करने का असल मकसद यही है कि यू शुड बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इट, कि यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो मैं स्टेटमेंट्स के साथ बताता हूँ ताकि हम उसको समझ सकें. अब ये देखें, एक मिनट दें, मैं इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ. जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन. हियर वी गो. ओके, अब ये एक पैसेज है जो कि आप अपने सामने देख सकते हैं लिखा हुआ. अब इसमें देखें, इंडियंस से वो सेंटेंस शुरू कर रहा है और यहाँ पे इन मेनी वेज. अब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है चूंकि ये कॉमास के साथ सेपरेट हो रही है. आर अकस्टम्ड टू डील विद द फेलियर्स ऑफ द स्टेट. सो ये उसने एक स्टेटमेंट दी है. अपना पैराग्राफ शुरू भी स्टेटमेंट से कर रहा है. तो वी कैन अज्यूम के दिस वुड बी द मेन आइडिया. इसके बाद अब वो सारी एग्जांपल्स देगा. ओवर द इयर्स वी हैव डेल्ट विद power shortages by installing generator sets. पहली example, compensated for the lack of public transport by using personal vehicles. Second example, traveled on potholed roads made up for absence of clean drinking water, or likewise installed air purifiers to deal with urban population. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, these are all examples. So in a summary, they will have no place. The public health infrastructure was always ramshackle at best, but we managed. There was no panic. So असल information जो हमें इसमें मिल रही है, that is in the last paragraph, sentence and in the first sentence. So ये टेक्निक है जो कि हमने सीखनी है. And this is what is meant by when we say, अभी जो हम यहाँ पर एक बात पढ़ रहे थे, यहाँ पर, हाँ जी, कि अनएसेंशियल डिटेल्स को हम आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं. सो ये तो बात होगी अनएसेंशियल डिटेल्स की. सेकंड आ गया है सुपरफ्लुअस फ्रेजियोलॉजी. ऐसे लफ्ज जो कि सिर्फ वोकैबुलरी का नॉलेज डिपिक्ट करने के लिए यूज हो रहे हों या जिनका मीनिंग जो है वो क्लियर ना हो, वेग हो जाए. ऐसे सुपरफ्लुअस अनवांटेड फ्रेजियोलॉजी को हम आमतौर पे इंक्लूड नहीं करते. एंड एम्बिगुअस वर्बोसिटी, और ऐसी जबान, ऐसी मुश्किल जबान जो कि मुश्किल होने की वजह से काफी वेग या एम्बिगुअस हो जाए. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीटनेस ऑफ अ प्रेसी, कि उसमें ये कंपोनेंट्स को आपने देखना है. द सेकंड वन इट सेज इज कंपैक्टनेस. अब कंपैक्टनेस का मतलब क्या है? The words and sentences should convey a sense of unity with each other. अब ये वो पॉइंट है जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि हमें कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने चाहिए. क्योंकि जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक यूनिटी जो है हमारे काम में नजर आती है. कि मसलन ये देखें, मैं कहता हूँ इट वॉज, एक सेकेंड ठहरिएगा, इट वॉज रेनिंग, RAI, raining heavily. I decided to go to the market. अब आप ये देखिए, ये दो सेंटेंसेस हैं और सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब ये दोनों सेंटेंसेस आइसोलेटेड सिंपल सेंटेंसेस हैं, बट ये दोनों सेंटेंसेस इंटरलिंक्ड हैं. तो हम बजाय इसके कि इनको दो को अलग अलग लिखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट इवन दो इट वाज रेनिंग हेवीली. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कंपैक्टनेस. जब हम कंपैक्टनेस की बात करते हैं तो कंपैक्टनेस से ये मुराद है हमारी कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं जो हम लिखेंगे, they should be what? They should convey a sense of unity with each other. That is, they should be interlinked. So we should avoid writing ideas that are, similar
and that can be used together instead of being written in isolated cases. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है चीज ब्रेविटी. ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफ, टू द पॉइंट. सो प्रेसी जो होती है वो 1/3 होती है किसी भी पैराग्राफ की, तो इट इज ऑलरेडी समथिंग दैट इज ब्रीफ. एंड व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ब्रेविटी इज द एसेंस ऑफ अ गुड प्रेसी. इट इज अचीव्ड बाय अवॉइडिंग रेपिटेशंस. कि हम इसको अचीव कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग रेपिटेशंस, कि हमारे एक्सप्रेशन में रेपिटेशन नहीं आने चाहिए. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि अभी देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है. What is essentially wrong with this sentence is that it is repetitive. ये काफी हद तक repetitive sentence है, इसमें repetition आ रही है. आप में से कोई हाईलाइट करेगा कि वो repetitiveness या वो repetition कहाँ पे आ रही है? या आप अपने माइक्रोफोन्स को अनम्यूट करके बताएं, या तो फिर चैट बॉक्स के थ्रू बताएं. और ये जो एट दैट टाइम है, ठीक हो गया, एट दैट टाइम वाला. जी बिल्कुल ठीक आपने कहा. देखें अब इसमें एक आइडिया रिपीट हो रहा है, और वो आइडिया ये है कि हम यहाँ पर 2 दफा टाइम का जिक्र कर रहे हैं, एक यहाँ पे भी और एक फिर यहाँ पे भी. तो it can be simply improved by saying submit the forms to Mr. Akram by 5 p.m. So this is what we should do, instead of writing in the style that can be very repetitive and meaningless in a number of ways. So we can write simple sentences like these that convey a very good idea of the main message without being repetitive. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें क्लॉज हम देखते हैं प्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, omitting ornamental phrases, ऐसे phrases जो सिर्फ सजावट के लिए लिखे जा सकें. मसलन यहाँ पर वो सारे केसेस आ जाते हैं जो एपोजिशन के केसेस बनते हैं, नाउन एंड एपोजिशन के केसेस. तो जब भी हम नाउन एंड एपोजिशन के केसेस देखते हैं, या बहुत सी स्टेटमेंट जिसमें हम हु, विच और दैट का इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम तर वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कुछ ना कुछ एडेड इंफॉर्मेशन हमें दे रही होती है. उसका मकसद सिर्फ चीज़ों को खूबसूरत बनाना या एडेड इंफॉर्मेशन देना है. इसकी भी मैं एग्जांपल आपके साथ अगर शेयर करूं, हमने ऑलरेडी एक पढ़ा हुआ है वो ऐसे, जिस ऐसे में हमने इसको नोट किया था. तो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी फाइंड दैट वन. 1 मिनट में मैं उसको देख लेता हूँ, और फिर मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर हम प्रेसी कर रहे हो तो हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों को हमने कंसिडर नहीं करना. मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा. विद इन अ मिनट आई विल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ दैट पैराग्राफ दैट आई वांट टू शेयर विद यू. ओके, एक दिन पहले भी मैं इनको ढूंढ रहा था तो आई कुडंट फाइंड देम. I'll be just joining back in a minute, as in sharing the screen with you. Just a minute. Okay, not here.
एक दिन पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था. Just a minute, I'm just trying to find it. एक तो ना जब मुझे चीजें चाहिए होती हैं एग्जैक्ट टाइम पे तब मुझे वो मिलती नहीं है, and they eventually result in, I think it was with regards to making thesis statements. नहीं, not this one. एक सेकंड ठहरिएगा बस. I guess ये वाला होगा वो. हाँ जी, here it is. Just wait, I'll share it with you. सिर्फ ये बताने के लिए जो हम ऑर्नामेंटल फ्रेजेस की बात कर रहे हैं. अब आप ये देखें, ये एक स्टेटमेंट है, हमने ये पढ़ी हुई थी शायद पहले, और यहाँ पे आप देखें इट सेज दैट एवरीबॉडी नोज द कोआला. अब दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट इज. अब इसके आगे ये जो फ्रेज आप यहाँ पे देख, फ्रेज तो नहीं, क्लॉज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एडेड इंफॉर्मेशन और ये सिर्फ उसके ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए है. दैट क्यूट ऑस्ट्रेलियन एनिमल दैट रिजेंबल्स अ टेडी बेयर. सो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके सजावट और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि मेन आइडिया इज जस्ट the topic is only the koala. So this is what we mean by ornamental phrases, कि जो कि extra information आमतौर पे देते हैं, जिनका हमारे meanings से related कोई इतना खास ताल्लुक नहीं होता उसका. So let me go back to what we were discussing. PowerPoint slides पे चलते हैं जी. So ये this is what is meant by brevity, कि हमने ऑर्नामेंटल फ्रेजेस का भी इस्तेमाल नहीं करना, रेपिटेशन को भी हमने आमतौर पे उससे भी बचना है. However, it should not be achieved at the cost of clarity. ऐसा ना हो कि वर्ड्स की कॉमोनमी करते करते हम मेन आइडियाज को भूल जाएं. फिर क्लैरिटी इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट. अब क्लैरिटी भी एक ऐसी चीज है जो कंपैक्टनेस को कॉम्प्लीमेंट करती है. द प्रेसी शुड बी क्लियर, unambiguous and brief presentation of all the essential ideas and main points of the original passage. So clarity से ये मुराद है कि it should be clear and it should be unambiguous as well. और clear से मुराद ये कि ideas logically flow करें. Unambiguous से मुराद है कि हमारी जो vocabulary है और जो हम words इस्तेमाल करते हैं वो generally understandable हो. और brief से मुराद है कि हम to the point बात करें, इधर उधर की बात ना करें. फिर आ जाते हैं प्रेसी के अंदर जो चीज इवैल्यूएट होती है, दैट इज कोहेरेंस. कोहेरेंस मींस अटैचमेंट ऑफ वन सेंटेंस टू अनदर. ये फिर वही बात है जो कि हमने देखी थी कि कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. द पैराग्राफ शुड नॉट गिव an impression of a collection of disjointed and jumbled collection of sentences. So this is what is meant by that, कि आपका पैराग्राफ जो है वो एक अदर डिसजॉइंटेड और जम्बल्ड कलेक्शन की एग्जांपल ना लगे. और ये तभी आप इंश्योर कर सकते हो जब आपके सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटरकनेक्टेड हो. फिर हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट कंपोनेंट पे. इट शुड बी लॉजिकल एंड नेचुरल सीक्वेंस. इट शुड हैव लॉजिक एंड इट शुड फॉलो a natural sequence as well. So reasonable and natural order of development of a narrative in which sentences and ideas follow one after the other in an unbroken chain. होगा ऐसे कि प्रेसी में आमतौर पे राइटर्स जो हैं वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं और कभी कभार उसको कंपाइल करते हुए हमें ये नहीं समझ आ पा रही होती कि हम किस पॉइंट को पहले मेंशन करें और किस पॉइंट को बाद में मेंशन करें. तो ये पॉइंट जो है उस कॉन्टेक्स्ट में है कि उसका एक खास लॉजिकल और नेचुरल सीक्वेंस भी होना चाहिए. जो कोई भी प्रेसी आप कर रहे हो उस पर्सपेक्टिव से इसको ऐसे होना चाहिए. अब ये देखें कुछ एग्जांपल्स आएंगे आगे. ये देखें ये वही एग्जांपल्स है जिसको हम कहेंगे कि हाउ कैन बी exclude information. So allow me to say or to tell you how happy I feel to inform you that your response was very helpful. अब असल मैसेज इसके अंदर था that your response was very helpful. लेकिन
ये सारी इंफॉर्मेशन हमने उसमें इंक्लूड की और ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी। इसी तरह अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की एग्जांपल होगी जो कि आपने ऊपर देखी। अब आ जाता है क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्शन। इट सेज रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। चैट बॉक्स में मुझे जरा बताएंगे कि व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन। हमायल का रिस्पॉन्स आ गया। लेट्स वेट फॉर अदर्स। As in others, there are two more students. One of them would be Jangir, and the other would be Zawar. अच्छा ठीक है, जवार का रिस्पॉन्स आ गया, हमायल का रिस्पॉन्स भी आ गया, जहांगीर का भी रिस्पॉन्स अगर आ जाए तो फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब कॉन्टेक्स्ट ये कि आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट में एक भी ऐसा लफ्ज नहीं है जिसको आप कहोगे कि जो मुश्किल लफ्ज है। All of them are easy words. Not a single word in isolation is a word that you would not find or you would not be able to find its meaning. All the words that have been used, they can be easily understood by everyone. But the idea behind the statement seems to be quite complex. कि इसको explain करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. So that is what we mean by clarity. कि हमारे expression के अंदर clarity होनी चाहिए. इसका रिस्पॉन्स ये है कि बदला जितना देर से लिया जाए मजा उतना ज्यादा आता है। सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट मींस कि बदला जितना ठहर के और रोक के लिया जाए उतना ही ज्यादा उसका मजा है, उतना ही ज्यादा वो आपको एक फील सेटिस्फैक्शन वाली एक फील देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड प्रेसी, कि प्रेसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो द रिक्वायरमेंट्स से कि इट मस्ट हैव अ टाइटल। जब भी हम प्रेसी लिखते हैं उसका हमने टाइटल जरूर बनाना है। इट मस्ट हैव अ टाइटल। एवरी पीस ऑफ प्रेसी शुड बी गिवन अ टाइटल, अ हेडिंग, इवन व्हेन इट हैज नॉट बीन आस्क्ड फॉर। कि अगर आपसे ना भी पूछा जाए तब भी आपने अपनी प्रेसी जरूर शेयर करनी है। एज इन उसका जो टाइटल है, अगर वो आपसे प्रेसी जब भी आपसे पूछे उसका टाइटल आपने लिखना ही लिखना है, इवन अगर एग्जामिनर आपको ये नहीं कहता है कि आप उसका टाइटल हेडिंग को लिखें। सो द टाइटल और हेडिंग इंडिकेट्स व्हाट इज टू फॉलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके मार्क्स भी होते हैं। टाइटल इतना ऑल इनकम्पसिंग होता है कि वो पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करा देता है। सो इट शुड बी अ वर्ड और अ फ्रेज बट नेवर अ सेंटेंस। टाइटल को कभी भी आपने सेंटेंस नहीं बनाना, इट शुड बी अ फ्रेज और इट कैन ऑल्सो बी अ वर्ड और टू। आमतौर पे आपको किसी भी पैराग्राफ का जिसकी प्रेसी आपको दी जाए करने के लिए, उसका टाइटल जो होता है वो तो या तो आपको उसके इंट्रोडक्टरी 2-3 लाइंस में मिल जाता है या फिर उसके कंक्लूजन में मिल जाता है। सो यू वुड definitely find the title in either the opening sentence or the closing sentence of a paragraph. फिर किस पर्सन में उसको लिखा जाना चाहिए? It should always be written in the third person. I hope आप लोगों को पर्सन्स का आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें, इंग्लिश में हम 3 पर्सन्स देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम कहते हैं आई और वी का इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन में हम यू का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड पर्सन जो है वो हमारा इन टर्म्स को लेके चलता है, सच एज, एक सेकंड ठहरिएगा, सच एज ही, शी, इट, दे, या फिर अगर हम नाउन्स लिख रहे हैं सच एज फ्रीडम हो गया, सच एज पॉवर्टी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये हमारे थर्ड पर्सन बनते हैं। तो जब भी हमने प्रेसी लिखनी है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो थर्ड पर्सन को फॉलो करें।
लिखते हुए प्रेसी को। फिर उसके बाद टेंस जो है उसका वो कौन सा होना चाहिए, ये आम तौर पे पैसेज का अपना टेंस बताता है। अगर आप एक पैसेज प्रेसी के लिए देख रहे हो जिसमें हर चीज प्रेजेंट में लिखी हुई है, तो आपका भी टेंस मोस्ट प्रॉब्ली प्रेजेंट का ही रहेगा जब भी आप उसकी प्रेसी लिख रहे होगे। लेकिन आमतौर पे कहते हैं कि यू शुड राइट इट इन द पास्ट टेंस, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फॉर्म ऑफ स्पीच जो है वो हमेशा इनडायरेक्ट होनी चाहिए। आप कुछ इस तरह की बात नहीं कर सकते कि such as the writer says that let's say he was not well, so इस तरह से आप नहीं लिख सकते। तो आप इसको सिंपली इतना कह सकते हैं कि the writer was unwell। तो इस तरह से आप इस पूरी लाइन को समराइज कर सकते हैं। ये तो मैंने इस लाइन की समराइजेशन की है ना। अगर हो सकता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में उसने कुछ इस तरह से लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो कि जी I had a long day at work and when I came back home I was dead tired। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतनी इसकी समरी लिखेंगे, the writer was tired। That is what we will write, as simple as that। इससे ज़्यादा हमें इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम समरी कर रहे हैं। और इसको चूँकि ये सारी की सारी कोटेड इंफॉर्मेशन है, तो हम सिर्फ इसको ऐसे कह देंगे, हमें इसको कोटेशंस में यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी फॉर्म ऑफ स्पीच होगी दैट वी विल ऑलवेज राइट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कि अगर पैसेज में इन्वर्टेड कॉमर्स में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वी हैव टू कन्वर्ट दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू a statement that is written in the indirect approach or in the indirect format। But last rule, last but not the least, the golden rule is what के the limit of the précis is 1/3। कि जो कोई भी word count दिया हो उसको आप 3 से divide कर देंगे, तो you will have a an estimated amount of words that you need to write for a good précis। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हमें ये बस ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद अब हमारी प्रैक्टिस का सेशन शुरू हो जाएगा। सो दिस शोज अस हिंट्स फॉर राइटिंग अ गुड précis। अब इट स्टार्ट्स विद के अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज वेल, उसको बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। मार्क और अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स और आइडियाज, ये सबसे अहम है दैट यू मार्क द मेन आइडियाज और important points and rearrange them according to their relative value, importance and sequence। ये आपका एक मेजर काम होगा कि आपने एक दफा मेन आइडियाज उठा लिए, तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि उनका ऑर्डर किस तरह से आपने करना है। कि you have to take them along, let's say relative value, importance और sequence उसका क्या होगा। क्योंकि आमतौर पे समरी में हम एक जनरल ओवरव्यू दे रहे होते हैं, तो कभी कभार उसका सीक्वेंस जो होता है वो हम अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारे नैरेटिव या हमारे स्टाइल को फेवर करता हो। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट इन योर ओन वर्ड्स, अवॉइड सुपरफ्लुअस रिमार्क्स, ये हम पहले देख चुके हैं। इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स एंड कोटेशंस। गिव ओनली द व्यूज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज एंड नेवर गिव योर पर्सनल कमेंट्स और व्यूज। फिर आ जाता है यूज ओनली इनडायरेक्ट फ्रॉम स्पीच, जैसे अभी हमने पहले भी बात की थी, थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस वेरेवर एप्लीकेबल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बी केयरफुल ऑफ द ओपनिंग सेंटेंस। ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, ये जो ओपनिंग सेंटेंस है
अब देखो, हमने जब ऐसे पढ़ा था और उसके बाद जब हमने थीसिस स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें, और पैराग्राफ का हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है। अब जब भी हम एक पैराग्राफ की प्रेसी करते हैं, तो पैराग्राफ भी इन एसेंस जो भी पैराग्राफ होता है उसका कोई ना कोई एक टॉपिक सेंटेंस जरूर होता है। यानी कि टॉपिक सेंटेंस से मुराद उसका एक सेंट्रल कंसर्न, उसका एक सेंट्रल थीम, जिस थीम पे वो पूरा पैराग्राफ एक्सपैंड करता है। इसी तरह जब उसी पैराग्राफ की हम समरी लिखते हैं, तो हमारी समरी का भी एक सेंट्रल थीम या एक आर्गुमेंट या एक टॉपिक सेंटेंस का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि वो उस समरी को ओवरऑल एक जिसको आप कहते हैं ना ऑर्डर प्रेजेंट करता है। सो अभी चूंकि आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ की, वो तो एक छोटा पैराग्राफ होगा, उसमें भी हम इस चीज को शायद नोट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अपने 150 ऑनवर्ड्स वर्ड्स के पैराग्राफ्स को देखना शुरू करेंगे, उसमें हमें एक ओपनिंग सेंटेंस जरूर लिखना पड़ेगा। योर प्रेसी शुड बी सिंपल, कंसाइज, क्लियर एंड अ कोहेरेंट नैरेटिव। ये एक बेसिक रूल है आपका कि इट शुड बी सिंपल, इसमें कोई लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर, क्लियर से मुराद वेग आइडियाज नहीं होने चाहिए। हमारी राइटिंग स्टाइल, कभी कभार हमारा राइटिंग स्टाइल वेग हो जाता है। और कोहेरेंट से मुराद है कि आपके जुमले जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि बाय आइदर यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स और by using simple sentence, a compound sentence or a complex sentence. In most of the cases, by using complex and compound sentences, we can give a coherent narrative to our work. We should draft it. We should revise the draft, and this is most important क्योंकि आमतौर पे आपके 1, 2 या तीसरे ड्राफ्ट में जाके एक अच्छी प्रेसी बनती है। And last but not the least, do not forget to give a suitable title to your presi. So these are a few guidelines that you should always keep in mind while attempting a question on presi writing. Presi writing competitive exams में 200 से 250 लफ्जों के पैराग्राफ की आती है, और अगर आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, we will start with the smaller passages and we will move towards lengthier passages. Smaller passages are comparatively easier to attempt since there are less words. तो जो कोई भी आइडियाज होते हैं उसकी एक आध स्पोर्ट हमें मिलती है, so we can easily gauge के क्या मेन आइडिया है और उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे मिल रही है. So let me just share the activity with you, और उसको फिर हम अभी collectively attempt करते हैं. ये अब जब आप इसको attempt करेंगे तो you have to write its summary, और आपने ये मेरे साथ शेयर करनी है चैट बॉक्स के अंदर, और वो तमाम तो रूल्स आपने जहन में रखने हैं. मैंने नीचे यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है क्या क्या चीज़ें आपने इग्नोर करनी है. फैक्ट्स इग्नोर करने, एग्जाम्पल्स इग्नोर करनी है, फ्रेजेस और इलस्ट्रेशंस, और टोटल वर्ड काउंट इस पैराग्राफ का 59 वर्ड्स है. सो ये चीज़ें इसमें से एक्सक्लूड कर देनी है, ये चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट ज़रूर करनी है. हमारे केस में भी मसलन देयर शुड बी अ टॉपिक सेंटेंस, there should be a concluding paragraph in any concluding sentence in any sample paragraph. So main ideas आपको इन दोनों जगहों में मिल जाएंगे, टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूजन, और टाइटल भी आपको आमतौर पे इन्हीं दोनों में से मिल जाता है. और लास्टली मेन आर्गुमेंट या फिर सपोर्ट जो होती है, इट इज देयर समवेयर इन द मिडल. अब दिस इज वन पैराग्राफ दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स हियर. ऑल यू नीड टू डू इज के इसके ऊपर एक प्रेसी बनाएं, और उसकी जो वर्ड लिमिट होगी दैट वुड बी फ्रॉम 17 to 21 वर्ड्स. और देखें कि आप इसको चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितना उसको बेहतर अटेम्प्ट किया और कितना नहीं. जब भी हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो तो यू कैन ज्वाइन अगेन, और आज हम इसकी डिस्कशन से शुरू करेंगे काम आपको.